बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि पेपर हम लोग का कैसे हुआ है। रेशियो निकालना था तो V1/V2 कर दो, रेशियो आ जाएगा फटाक से। एकदम आसान पेपर आया था। हेलो बच्चों, सीबीएसई बोर्ड फिजिक्स का पेपर हो चुका है। बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि पेपर हम लोग का कैसे हुआ है। क्या पेपर इतना टफ हो गया था कि डरने की बात है? एकदम आसान पेपर आया था। आइए देखते हैं पेपर कैसा था। हम लोग थोड़ा एनालाइज करते हैं, क्या डरने की बात है? तो चलिए चलते हैं पेपर की तरफ और हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपका पहला जो सेक्शन ए था, इसमें पहला ही क्वेश्चन दिया था। क्या दिया था कि टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द टू वर्टिसेस ए एंड बी। तो यहाँ पे आगे लिखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड एल। मतलब यहाँ पे दो पॉइंट चार्ज रखे गए थे इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? ये आपके सामने जो ट्राइंगल बना है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये आपका जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये। और इसके दो वर्टिसेस यानी ये ए और ये बी, इस पे दो चार्जेस रखे हुए थे कह रहा है क्वेश्चन में। और इसके जो साइड वो एल है, इसके साइड क्या है? एल है। आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट हर वर्टेक्स P is E if a hollow sphere of radius L/4 is placed at P। यानी जो P, जो इसका अगला वर्टिसेस यानी अगला पॉइंट यानी P नाम का जो यहाँ पर रखा है, और कह रहा है कि ये होलो स्फीयर से ढका हुआ है। ये आपका होलो स्फीयर से ढका हुआ है ऐसे करके ये। और इस पॉइंट पे आपको निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो आप सभी लोग को मालूम है कि स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो जीरो ही होती है। तो कुछ करना नहीं था इसमें कि कुछ आप यहाँ पे लगाओ या इसको सॉल्व करो, डायरेक्ट आप यहाँ पे आंसर देते कि इसका आंसर क्या है? डी, ऑप्शन डी, जीरो होगा बस। ऐसे बनता ही है आपका यहाँ से। तो यहाँ से आपको ये समझना था। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे दूसरा क्या था कि अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम और ये कनेक्टेड टू अ 9.5 रजिस्टर थ्रू अ की, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी व्हेन द की इज ओपन एंड व्हेन द की इज क्लोज्ड। तो ये बंद, जो यहाँ पे ओपन और क्लोज, इसी में आंसर हम लोग छिपा है आप लोग का। तो पहले जो जो दिया इसमें डाटा उसको हम लोग लिखते हैं, फिर थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या इतना टफ था तो आप लोग एकदम डरे हुए हो। आपके यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं जो बोल दिए गए हैं कि पेपर बहुत ही टफ आया था, लेकिन बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है इसके बारे में तो पेपर बिल्कुल आसान है। तो बच्चों यहाँ पे आपके सामने ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर, इसको जरा सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ से जो डाटा दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो EMF को E बोलते हैं ना, E, तो E इक्वल टू क्या दिया है? 12 वोल्ट। इसको लिख लो फटाक से। आगे क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको स्मॉल r से बोलते हैं, दिखाते हैं, ये आपका 0.5 ओम है। ओके बच्चों, आगे क्या दिया है यहाँ पे? कनेक्टेड टू अ 9.5 रजिस्टर, जो बड़ा वाला होता है कैपिटल R, यानी कि यहाँ पे कैपिटल R कितना दिया है? 9.5 ओम ये। और आगे क्या लिखा है? द रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, यानी कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, दोनों टर्मिनल के बीच का रेशियो निकालना है। लेकिन जब ये ओपन हो और क्लोज, तो ओपन के लिए V1 मानोगे पोटेंशियल डिफरेंस और क्लोज के लिए V2 मानोगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे ना जो ये कंडीशन लिखा है इसी दोनों में छिपा है आंसर कि व्हेन की इज ओपन एंड क्लोज। तो सबसे पहले ना आप लोग यहाँ लिखना कि व्हेन की इज ओपन, इसके लिए जरा देखो की इज ओपन। तो आप लोग जानते होंगे जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है बनाना डायग्राम, उसमें जो की होता है ना, ओपन जब रहेगा तो उसमें कोई करंट नहीं बहेगी। तो जब उसमें कोई करंट नहीं बहेगी तो जो आपका वोल्ट यहाँ पे दिया है 12 वोल्ट EMF, वो 12 वोल्ट ही रहेगा आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कोई करंट नहीं बह रही उसमें। तो कोई ऊर्जा भी तो खर्च नहीं होगा ना जब कोई करंट नहीं बहेगी तब। तो यहाँ पे जो EMF 12 वोल्ट दिया है वो आपका जो V1 होगा, यानी कि व्हेन की इज ओपन, ओपन के लिए आपका पहला वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस V1 ये आपका 12 ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट जो इसमें बात कही गई है कि व्हेन की इज क्लोज्ड, ये बात जरा देखो, इसमें एक पॉइंट छिपी है। यहाँ पे देख लेना कि की इज ओपन के कंडीशन में आपका जो आई होता है, आई धारा, वो 0 होती है। ओके, और यहाँ पे जो की इज क्लोज, तो इसमें जो आई, अब जब आप कुंजी को, जो की होगा, की को जब बंद कर दोगे तो उसमें धारा बहने लग जाएगी। तो यहाँ पे आपका आगे क्या है कि व्हेन की इज क्लोज, तो इसके कंडीशन पे आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस मानना है उसको मानना है सेकेंड पोटेंशियल डिफरेंस यानी V2। तो V2 यहाँ पे आपका ये क्या आएगा, हम लोग को ये निकालना पड़ेगा, ये चीज़ हम लोग को आना चाहिए, हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो V2 के लिए एक फॉर्मूला होता है E माइनस, मतलब V बराबर होता नहीं E-IR, ये वाला जो फॉर्मूला स्मॉल r होता है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये वाला आपको आना चाहिए, स्मॉल r, ये वाला जो फॉर्मूला है।
लेकिन यहाँ पे स्मॉल आई भैया इस पूरे क्वेश्चन में कहीं स्मॉल आई दिया ही नहीं है करंट, तो पहले आई निकालना होगा हम लोग को ना। तो आई निकालने के लिए एक फॉर्मूला आप जानते होंगे कि आई इक्वल टू होता है, आई का एक फॉर्मूला होता है ना, आई इक्वल टू ई अपॉन में कैपिटल आर और प्लस स्मॉल आर। ये तो यहाँ से आपका आई इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से आई इक्वल टू ई कितना दिया था 12 वोल्ट, और यहाँ पे आपका आर कैपिटल आर दिया है 9.5 और प्लस स्मॉल आर 0.5। तो यहाँ से आई इक्वल टू ये बनेगा 12 और बटे में इसको जोड़ो तो ये बनेगा 10, और जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 1.2 एम्पियर। तो यहाँ से आई का मान आ गया 1.2, तो ई का मान कितना 12 और माइनस यहाँ से आई कितना है, आई आपका आ गया 1.2 और इंटू आर कितना है 0.5 ओम। तो ये आपका जो फाइनली आप पूरा इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आने वाला है 12 माइनस इसको जरा सॉल्व करो तो शायद 0.6 आपका आएगा, और इसको जब माइनस करोगे तो 11.4 यहाँ पे ये आने वाला है वोल्ट। तो ये आपका V2 आ गया 11.4। आसान हो गया, रेशियो निकालना था तो V1/V2 कर दो, रेशियो आ जाएगा फटाक से। तो यहाँ पे आगे कैसे करोगे आप, अगर आगे यहाँ से आप करो थोड़ा सा, मैं यहीं पे थोड़ा सा यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, यहीं पे कर दे रहा हूँ कि इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो रेशियो क्या आने वाला है। तो रेशियो इनका आसान वही कि V1 और V2 का रेशियो, यानी V1 और अपॉन में V2। ये तो V1 कितना दिया भैया 12 और अपॉन में 11.4, और जब इसको आप ना डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1.05 के पास आएगा, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, मतलब ये अप्रॉक्सीमेट इतना ही आएगा लगभग। तो 1.05 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें क्या है, सही है। ठीक है बच्चों, देखो कितना आसान था, ये आप लोगों ने ये पहले से ही पढ़ा होगा, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें होगा ये। तो इतने आसान आसान तो क्वेश्चन आ रहे हैं, हो सकता है कुछ बच्चों का हो गया हो तो वो खुश होंगे। हाँ, तो जिसका हो गया उसके लिए आसानी लगेगा। लेकिन हम चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ग्राफ है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है कि द अल्टरनेटिंग करंट आई इन इंडक्टर ऑब्जर्व्ड टू वेरी विद टाइम टी एज शोन इन द फिगर फॉर अ साइकिल, यानी कि ये ग्राफ दिया है। और यहाँ से जब देखो ये जो साइकिल ग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ पॉइंट के लिए देखो यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीज कर रहा है बट इट इज कांस्टेंट, यानी यहाँ से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो है लेकिन ये कांस्टेंट है। ठीक है, और फिर इधर भी देखो टी हाफ साइकिल के बाद इधर भी क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वाला ग्राफ इसमें तो कौन सा है, फटाक से देखो, कांस्टेंट वाला जो ग्राफ है वो ऑप्शन नंबर सी वाला है। देखो यानी इतना ये वाला कांस्टेंट, यहाँ से ये वाला कांस्टेंट, यहाँ से ये वाला कांस्टेंट, तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि यही पूछा था वोल्टेज वी का ग्राफ क्या होगा। तो ये भी आसान था, ये भी हो गया। अगला था, ये भी आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्राउट 1 by 1 नियर द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल एंड बार मैग्नेट। तो एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है और आप एक चुंबक को उसके करीब ला रहे हैं, तो चाहे आप नॉर्थ से लेकर आओ और चाहे आप साउथ से लेकर आओ, तो उस कंडीशन में आपका जो होता है कि रिपेल्ड बाय द नॉर्थ पोल एज वेल एज साउथ पोल, यानी कि जो आपका सब्सटेंस होगा वो रिपेल ही करेगा, यानी दूर हटेगा, दूर भागेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था भैया, बिल्कुल पेपर आसान आया था। जो आपको लगता है कि पेपर टफ आया था सीबीएसई का, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, एकदम आसान आया है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। देखो ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लॉन्ग सोलेनाइड्स ऑफ रेडियाई R1 इन R2, और यहाँ पे लिखा है कि एंड नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ N1 and N2 रिस्पेक्टिवली और आर को एक्सली रेप्ड वन ओवर द अदर, द रेशियो ऑफ द सेल्फ इंडक्शन एंड इनर सोलोनाइड दियर म्यूचुअल इंडक्शन। अगर आपको सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन इन दोनों का फॉर्मूला मालूम है तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, रेशियो, उन्हीं दोनों के फॉर्मूला का रेशियो लिख दो, उसमें से समथिंग वैल्यू कुछ कट जाएगा और सिंपली आपका इसमें N1 और अपॉन में N2 आने वाला है। ठीक है बच्चों, आए इतना समझ में। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्या लिखा है कि 1 सेंटीमीटर स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ कंडक्टर कैरिंग 1 एम्पियर करंट इन x डायरेक्शन lies symmetrically at origin of Cartesian coordinate system. The magnetic field due to this segment at point 1 meter 1 यानी 1m 1m and 0। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल क्वेश्चन है एनसीईआरटी फिजिक्स का लिया हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि आप केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और बायोलॉजी का तीनों का तीनों जो एनसीईआरटी है ना उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लो। तो ये आपके ओल्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ये वाला जो क्वेश्चन है और उसके एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया है। तो अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे इसको तो आपका इसमें ऑप्शन आने वाला था सी, तो इसमें आपका यही वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी अगर आपको लगता है कि पेपर ये टफ आया है फिजिक्स का, तो फिर आप सोच लो कि जो अगला पेपर आने वाला है फिर वो कैसा होगा। और अगर आपको ये सॉल्यूशन देख के जो पेपर का भी यहाँ एनालिसिस हो रहा है देख के आसान लग रहा है तो फिर समझो कि आसान ही होगा। अब ऐसे भी इतना टफ पेपर नहीं आता है क्योंकि जो आपका लेवल है बोर्ड का लेवल है, बोर्ड के लेवल का ही बनाता है।
ठीक है, आप जेईई एडवांस का पेपर नहीं दे रहे हो, किसी उस लेवल का पेपर बनाएगा। बच्चों देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सब कॉन्सेप्ट पे है क्वेश्चन, देखो आगे क्या लिखा है यहाँ पे। एटॉमिक स्पेक्ट्रल एमिशन लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम आर इंसिडेंट ऑन अ जिंक सरफेस, द लाइंस विच कैन इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस आर मेंबर ऑफ, मतलब कि इसको अगर समझो आप लोग तो यहाँ पे क्या है कि जिंक सरफेस पे हाइड्रोजन का एटम इंसिडेंट हो रहा है, नहीं गिराया जा रहा है उसको, तो द लाइंस विच इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो जो आपका वो मेटल है जिंक सरफेस उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब इमिट हो रहे हैं ना फ्रॉम द सरफेस और मेंबर्स, तो मतलब बोल रहे हैं कि कौन से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, एक्साइटेशन एनर्जी होती है जिसमें से इलेक्ट्रॉन कूद कर दूसरे वाले ऑर्बिट में चले जाते हैं, तो उसकी एनर्जी की जो एक सीरीज होती नहीं है n=1 पे n=2 पे ऐसे अलग अलग सीरीज होती है, तो उसमें होती नहीं बामर पास्चन, इससे बहुत सारी होती है, अगर आप लोग पढ़े होंगे सही से तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन होने वाला है इस जिंक सरफेस के लिए वो आपका है लाइमन सीरीज भैया। तो ये लाइमन सीरीज पे अगर आप लोग टिक किए होंगे तो आपका ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अगला क्या लिखा है कि द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इन एयर, यानी कि हवा में जो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ है एफ है, स्मॉल एफ है, व्हेन द मिरर इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड में उसको डुबो दो तो क्या होने वाला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 हो जाता है, इट्स फोकल लेंथ विल बिकम, तो जो इसका डुबोने से जो इसका फोकल लेंथ होगा स्मॉल एफ वो क्या हो जाएगा, यानी क्या 5/3 एफ हो जाएगा या 3/5 एफ हो जाएगा। तो ये जो स्मॉल एफ डिस्टेंस दूरियां होती हैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करती हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ आपका मीडियम पे डिपेंड करती हैं या उसके वेलोसिटी पे डिपेंड करती हैं। जो दूरियां स्मॉल एफ हो गया, स्मॉल बी या स्मॉल यू भी है वो सेम रहेगा, यानी अगर स्मॉल एफ हवा में है तो स्मॉल एफ पानी के अंदर भी होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही है, स्मॉल एफ यही आंसर आपका सही होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्या लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा इसमें सही लिखा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है पहला कि कंजर्वेटिव एंड फील्ड लाइंस डू नॉट फ्रॉम द क्लोज लूप्स, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्ज, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो स्टैटिक चार्ज, यानी कि आप जरा कुलम्स लॉ जो होता है नहीं उसको याद करो, उसमें लगता नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी होती थी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप जानते होंगे जैसे यहाँ पे आपका ये प्लस क्यू होता है और माइनस क्यू होता है, अगर आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कैसे चलती है, तो यहाँ पे ऐसे प्लस क्यू होता नहीं है और यहाँ पे अगला होता है माइनस क्यू मान लो ऐसे, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, ये आपका माइनस में रहेगा, ये आपका ये वाला मान लो ये आपका माइनस रहेगा, ये वाला जो चार्ज है ये माइनस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होती नहीं है ऐसे करके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये कर्व के आकार की होती है ना, कर्व शेप में होती है ये चीज़, ये शेप आपका कर्व शेप में होता है, क्लोज नहीं होता, क्लोज मीन्स कि ये ऐसे बंद हो जाए एकदम ऐसे, क्लोज नहीं होता ना। तो यहाँ पे जो बाकी BCD लिखना है इसको आप आराम से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही सही है। यहाँ पे क्या लिखा है, कंजर्वेटिव एंड फील्ड लाइंस डू नॉट फ्रॉम क्लोज लूप्स, यानी कि ये बंद लूप नहीं बनने वाले हैं, कर्व की तरह रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आपका जो सही होने वाला है ये आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन ये ए वाला सही होने वाला है, तो अगर आप इस पर टिक किए होंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कि व्हेन द रेजिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन P एंड N इन PN जंक्शन डायोड इन हाई, यहाँ पे क्या लिखा है, इट कैन एक्ट एज N, मतलब कि ये किस तरह से वर्क करेगा। तो PN जंक्शन डायोड में बताओ इसमें से कौन सा डिवाइस है जिसका यूज होता है, आपको मतलब ये बताना है सिंपली, ये सेमीकंडक्टर का मतलब सवाल है, तो रजिस्टर का तो यूज नहीं करते हैं उसमें, तो मतलब करते हैं लेकिन बहुत लो क्वालिटी में, क्योंकि सेमीकंडक्टर में ये अर्धचालक की तरह होती है, तो ये आपका कंडक्शन से थोड़ा ज़्यादा और इंडक्शन जो होता है उससे थोड़ा कम होता है ना, इंसुलेटर से थोड़ा कम होता है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो रजिस्टर जो आपका होता है थोड़ा ये कम, मतलब रजिस्टिविटी इसकी कम होती है और इंडक्टर का भी कम ही होता है, और यहाँ पे स्विच तो कुछ काम ही नहीं उसका। कैपेसिटर जो है ये ढेर सारे इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करता है, यानी ये ज़्यादा यानी मोर क्या बोलते हैं कि अब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है, तो ये ज़्यादा रेजिस्टेंस का काम करेगा कैपेसिटर। तो यहाँ पे ये चीज़ होगा कि व्हेन द रेजिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन P एंड N, तो इनके बीच में जो आंसर आने वाला है कैपेसिटर ही होता है, जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट, ये भी आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको अगर थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से तो आप कर लोगे। आगे, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट होता नहीं, E= एक फॉर्मूला E= -13.6 है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट n² अपॉन समथिंग ऐसे R होता है, R का स्क्वायर। अगर आप उस इक्वेशन के बारे में जानते होंगे तो यहाँ से आप इसको लगा सकते हैं कि इट्स एनर्जी इन ऑर्बिट करस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर इज -0.544। तो इसको आप लोग को खुद ही करना होगा, ये भी आपका समझ लीजिए, ये वाला जो चीज़ है ये वाला आपको कैलकुलेट करके तब आपको बताना कौन सा यहाँ पे आंसर आने वाला है। तो अगर आप किए होंगे कैलकुलेशन तो यहाँ पे आपका आंसर आया होगा, इसको आपको खुद ही करना पड़ेगा।
ये चीज़ अगर आप किए होंगे, भी आसान है, कोई टफ नहीं था ये चीज़। आगे देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग देखें यहाँ से तो अगला है कि 4 क्वेश्चन यहाँ देखो, बस ये खत्म हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन था, यहाँ तक खत्म हो गया आपका MCQ। अब यहाँ से आगे कि 13 to 16 टू स्टेटमेंट आर गिवन, यानी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, तो आपको फिर ये खुद ही करना पड़ेगा, ये बात जरा याद रखना। थोड़ा सा अगर हम लोग एनालाइज करें तो पहला जो 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे क्या दिया है कि आउट ऑफ इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव्स द रेडियो वेव शो मोर डिफ्रेक्शन इफेक्ट। और यहाँ पे क्या है, अगला जो है वो रेडियो वेव्स हैव ग्रेटर फ्रीक्वेंसी देन इंफ्रारेड वेव्स। अगर इन वेव्स के बारे में आप पढ़े होंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर है पहले ही पार्ट में NCERT के, उस चैप्टर से इस क्वेश्चन को लिया गया है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इसको आप जवाब खुद दे सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या था 14, इन एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन नॉट मतलब कि इज नॉट लॉस्ट, और इन स्टेप डाउन, देखो यहाँ पे क्या फर्क है इसमें, दोनों कॉमन क्या है, देखो यहाँ आइडियल है, आइडियल नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है पहला वाला दूसरे के मुकाबले में, पहला वाला तो सही है लेकिन दूसरा वाला सही नहीं है, तो दिस इज मतलब कि रॉन्ग, ये सही नहीं होगा। और यहाँ पे आगे आप पढ़ सकते हो कि इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द इट्स ऑर्बिट रेडियस RN। यहाँ पे अगला क्या लिखा है, मतलब ये आपको ये बताना है बस, अगर आप लोग पढ़े होंगे सही से तो बताना है कि जो स्टेटमेंट लिखा है क्या सही है या गलत है, बस आपको इतना ही बताना है। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल इलेक्ट्रॉन कैन जम्प टू इट्स नियरेस्ट ऑर्बिट ओनली, ये तो सही से लग रहा है ना, ये सही है। तो अगर आप अच्छे से इसको एनालाइज करेंगे तो वहाँ पे आपको ट्रू एंड फॉल्स के तरीके से जवाब देना पड़ेगा। ओके बच्चों, वैसे यहाँ पे लिखा था ABCD, कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है, तो ये आप खुद ही जवाब दे सकते हो चाहो तो। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट आपका 16 नंबर भी वही था स्टेटमेंट वाइज, मतलब ट्रू फॉल्स का था क्वेश्चन, आपको जवाब देना था। यहाँ पे सेक्शन में पहुँच जाएंगे हम लोग कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज इन सिलिकॉन डायोड इज 0.7 एंड यहाँ पे ऑपरेटेड एट दिस द पॉइंट बाय कनेक्टिंग डायोड सीरीज विथ बैटरी, ये भी आपका रजिस्टर इन 1000 ओम, फाइंड द वैल्यू ऑफ V व्हेन द करंट ड्रॉन। ये आपका जो क्वेश्चन है वो सेमीकंडक्टर से है, तो सेमीकंडक्टर में जाओ, डायोड के पास जाओ, डायोड में एक डायग्राम वाला सर्किट वाला क्वेश्चन मतलब होता है, उसमें आपके फॉर्मूला दिए रहते हैं, तो अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो सेमीकंडक्टर का ये सवाल था, आप आई होप अच्छे से लगाए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि शो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव एट अ प्लेन इंटरफेस यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल एंड प्रूव स्नेल्स लॉ। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट निकालना है और स्नेल्स लॉ आप जानते हैं क्या होता है, sin I अपन sin R n इक्वल टू, बट यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल, ये भी आई होप आपके क्लास में करवाया गया होगा, ये भी आसान है, उतना टफ नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, टू कॉन्वेक्स लेंस, बताओ लेंस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेंस पे क्वेश्चन आ रहे हैं जो क्लास 10 में पूछे जा रहे हैं, तो आई होप इसको भी आप सही से लगाए होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है कि रेडिएशंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज आर इंसिडेंट, यहाँ पे सारे के सारे न्यूमेरिकल ही होने वाले भी आपके, तो यहाँ पे रेडिएशंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज आर इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शंस वर्क फंक्शन जानते हैं ना, W जिसको बोलते हैं, और ये द एनर्जीज ऑफ दियर फोटॉन्स आर 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पीड एंड इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इन द टू केसेस। ठीक है, तो ये आपके साइड ये इलेक्ट्रॉन्स या डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन से क्वेश्चन, ये डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन था नहीं मैटर एंड वेव्स का, तो उसमें से ये क्वेश्चन को पूछा गया है। अगर आप वो आइंस्टीन के क्वेश्चन को पढ़े होंगे तो वहाँ से आप इसका जवाब दे सकते हो, E इक्वल टू एच न्यू और इस्टेब्लिश द कुछ इक्वेशन और भी था ना, इसमें वर्क फंक्शन भी आ रहा था, वो काइनेटिक एनर्जी भी आ रहा था, E के माइनस एच न्यू ऐसा कुछ होता है, तो इस पर अगर आप लगाए होंगे आई होप अच्छे से, तो आपका आंसर आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड द सेम रेडियस हैव द देयर लेंथ एंड रेशियो 2:3, they are connected in parallel to battery which supplies current of 15 ampere, find the current through the wires। बताओ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज जो आप पढ़े थे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, उस पर तो सही सवाल ही आ रहे हैं आपके, यानी ये भी बताओ आपके आसानी तो है, अगर आप अच्छे से थोड़ा दिमाग लगाए होंगे तो आप किए होंगे जरूर। नेक्स्ट यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ऑप्शन में दिया था क्वेश्चन, आप इसको कर सकते थे, in the circuit these ideal cells of EMF V and 2V and connected to a resistor of resistance R, capacitor of capacitance and C, another resistor of resistance 2R in the shown in the figure in the state find the potential difference between P and Q and potential difference across capacitor C। तो आई होप इसको आप चाहें तो जो किरचॉफ सेकंड लॉ है उससे लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये थोड़ा, ये जो बी वाला क्वेश्चन है थोड़ा बहुत मतलब लग रहा है इसमें दम है इसमें, लेकिन ये पहला वाला ना, जैसे इसमें देखो ऑप्शन भी दिया है, तो देखो यहाँ पे इन दोनों में से एक में मतलब कि इसमें थोड़ा लगा थोड़ा दम है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो ये भी कुछ नहीं है आपके लिए। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे हम लोग पूरे क्वेश्चन का जवाब इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है। बस हम लोग यहाँ पे इसीलिए बात करने वाले हैं, क्या पेपर भैया टफ आया था, क्या ऐसा बोलना सही है? आप जो डरे हुए हैं सहमे हुए हैं,
कुछ नहीं होने वाला, चिंता नहीं करो, आपका नंबर अच्छा ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, सेक्शन सी में आ जाओ। ठीक है बच्चों, तो डिफाइन रेजिस्टिविटी एट अ कंडक्टर, डिस्कस द डिपेंडेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर एंड ड्रॉन अ प्लॉट या रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एंड फंक्शन। अब इसमें ये पहला था और यहाँ पे बी क्या लिखा था कि अ लो वोल्टेज बैटरी फ्रॉम विच हाई करंट इज रिक्वायर्ड हैव द इंटरनल रेजिस्टेंस जस्टिफाई, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है ये, ईएमएफ वाला। और यहाँ पे हाई वोल्टेज बैटरी मस्ट हैव द लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस जस्टिफाई। बताओ, सब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो पक्का जवाब दिए होंगे। नेक्स्ट, when a parallel beam of light enters water surface obliquely at some angle, what is the effect of the width and the beam? So parallel beam of the light enters water surface obliquely some angle, what is the effect on the width of the beam? यानी जो प्रकाश की चौड़ाई होगी, है ना, लाइट की जो चौड़ाई है, विथ है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, यानी इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो आई थिंक ये आपका जो क्वेश्चन है यंग डबल स्लिट या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे क्वेश्चन हो सकता है, ये वाला चीज़। जब देख लेना यहाँ पे आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपका ये भी अच्छे से आई थिंक हो गया होगा, क्योंकि सिर्फ जवाब ही देना है आपको। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम सो द स्ट्रॉ अपीयर्स बेंट व्हेन इट्स पार्टली डिप्ड एंड इन वाटर एक्सप्लेन इट। तो यहाँ पे आपको एक रे डायग्राम बनाना है जिसमें पानी के अंदर एक, यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रो को मतलब मुड़ी हुई एक स्ट्रो है, उसको डुबोया गया है। तो एक डायग्राम बनाना था सिंपली, एक जो पेंसिल वाली डायग्राम होती नहीं, जो गिलास में रखो तो पेंसिल मुड़ी मुड़ी दिखाई देती है, कुछ इस तरह के डायग्राम आपको बनाने थे। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो कॉन्सेप्ट है, आप उस डायग्राम को अगर बनाएंगे होंगे तब भी आपका ये कॉन्सेप्ट सही हो सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन ऑफ द ऑप्टिकल सिग्नल थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर बाई अ डायग्राम। बहुत मस्त चैप्टर ये ऑप्टिकल फाइबर। देखो पहले क्या, अभी देखो जो सिस्टम हो गया है थोड़ा नेटवर्किंग सिस्टम हो गया है, क्योंकि अब जो अलग अलग कंपनियां नेटवर्किंग सिस्टम वाली जो इंटरनेट डाटा एक्सेस करती हैं, नेटवर्क सिस्टम जो आपके मोबाइल में आता है, तो वो अब आपका आता है सैटेलाइट से, जो ऊपर आसमान में उड़ रहे हैं, रात में उड़ते हैं। और अभी भी जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं इसके अंदर नेटवर्क जाते हैं आपके, तो ये समुद्र के रास्ते से ज़मीन तमाम पूरे ये वर्ल्ड में कनेक्टेड होते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स, जो कांच के गिलास के बने होते हैं, बहुत ही पतली पतली पाइप होती है ऑप्टिकल फाइबर। तो उसके बारे में आपको यहाँ एक्सप्लेन करना था कि जो ऑप्टिकल सिग्नल है थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर बाय अ डायग्राम, इसको समझाना था। तो ये वाला जो ऐसा डायग्राम आप अगर बनाए होंगे ऐसे कुछ करके, ये डायग्राम शायद होता है, ये अच्छे से बेहतरीन तरीके से होता है। ये आपका जो डायग्राम होता है ऐसे कुछ ऑप्टिकल फाइबर का जो डायग्राम है ऐसे ऐसा कुछ होता है इसमें। और इसमें जो प्रिंसिपल वर्क करती है रे ऑप्टिक्स की, वो होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें लाइट आपकी कुछ ऐसे जाती है, टाटा के फॉर्म में ऐसे करके जाती है। बस यही बनाना था ऐसे करके, बस यहाँ पे आपको कुछ नाम देना था। कितने नंबर का, 3 नंबर का था। अगर आप पहले से इसको अच्छे से इसके बारे में पढ़े होंगे तो आप बना चुके होंगे अच्छे से। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे 25 नंबर का दिखा है कि ये वाला क्वेश्चन 24 डिफरेंशिएट बिटवीन द पीक वैल्यू एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ, ये आपका क्वेश्चन है अल्टरनेटिंग करंट से। अल्टरनेटिंग करंट आपका बहुत ही आसान चैप्टर है जो पहले ही पार्ट में आता है, तो ये भी आई होप अच्छे से किए होंगे। नेक्स्ट, हाउ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनती है इसके बारे में आपको बताना है ना, मतलब बताना था यहाँ पे। तो यहाँ पे ठीक है ना। नेक्स्ट क्या लिखा है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग in vertically upward direction at an instant the electric field vector points in west diagram, in which direction does the magnetic field vector point at the instant। तो ये भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन था। ऐसे ही आपके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, बोल सकते हैं यहाँ पे से ये वाला क्वेश्चन था, इन अ रीजन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए नेगेटिवली चार्ज्ड अ मूविंग करंट बी इक्वल टू माइनस, ये थोड़ा दम है इस क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे और लिखा है, ऑप्शन भी दिया था। देखो जो क्वेश्चन टफ आए थे ना उसके लिए ऑप्शन एक जरूर दिया था, तो ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा आसान होते हैं, यानी एक टफ रहेगा और एक आसान रहेगा, ये चीज़ था भैया। यानी जो आपको डराया गया कि पेपर बहुत ही टफ आया था, ऐसा नहीं है, एक टफ दिया तो एक आसान दिया जरूर। ठीक है, देखो यहाँ पे और में क्या लिखा होगा, अगला क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, देखो ये कि टू इनफाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर, ये देखो आपका टू इनफाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर, यानी जो 2 वायर्स वाले, जरा इसको याद करो स्पीकर को आप, अगर आपको याद होगा ऐसे, और इसके आप ये वाला चीज़ देखो जिसमें आई बहती थी ना, और जिसमें करंट की वजह से आपको वो निकालना होता था मैग्नेटिक फील्ड, 2 पैरेलल वायर की वजह से ना, ये वाला आप पढ़े होंगे, ये उसी पे ये क्वेश्चन देखो I1 इन I2, इसमें I1 बह रही होती है और इसमें I2 बह रही होती है, ये चीज़ जिसमें आपका ये क्रॉस होता है ना, एक डॉट, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तब, B इक्वल टू आइडियल साइन थीटा वगैरह कुछ याद आ रहा है कि नहीं, इस कॉन्सेप्ट पे इसको लगाता हूँ। बहुत ही आसानी आपकी क्लास में पढ़ाया गया होगा ये वाला चीज़। देखो एक आसान एक टफ,
क्या प्रॉब्लम भैया, एक है ना आपके ऑप्शन में। ऐसे ये भी क्वेश्चन देखो जरा कि 27 में क्या लिखा है कि व्हाट आर मेजोरिटी एंड मेजोरिटी चार्जेस कैरियर्स एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसके बारे में आपको बताना था, सेमीकंडक्टर का एक क्वेश्चन था। अगला भी पीएन जंक्शन से डायोड, ये भी आपका सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन था। और अगला ये ग्राफ वाला भी, ये भी आपका सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन था। अगर आप सेमीकंडक्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो इसके बारे में आप बता लेते हैं। अगला देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, शो द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियन ऑन मास। शायद ये आपका जो चैप्टर है न्यूक्लियस चैप्टर का, ये ओके द न्यूक्लियाई, ये भी न्यूक्लियस चैप्टर का है आपका। और अगला क्या लिखा, व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर चैप्टर का आपका। यहाँ पे विदर द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियाई इंक्रीजेस डिक्रीजेस एंड रिमेन्स अनचार्ज्ड एंड डज द प्रोसेस ऑफ रिक्वायर एनर्जी ऑफ प्रोड्यूस एनर्जी। सब आपके थ्योरेटिकल बेस है, कहाँ टफ है। 4-5 कुछ तो न्यूमेरिकल के थे जो आपके फॉर्मूला बेस थे। अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छे से लगाना आता होगा तो आप कर लिए होंगे। थ्योरी भी आपका सही अच्छा खासा था। यानी यहाँ पे आपको मांगता है डीप स्टडी प्लान। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी एग्जाम में पास कर पाएंगे, ये बात जरा याद रखना। आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन लिखा है सेक्शन डी 29 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चन है आपके वो स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। स्टडी बेस्ड क्वेश्चन समझ में आ रहा है कुछ, यानी जब तक आप पढ़ेंगे नहीं जब तक आप फोड़ेंगे नहीं, ऐसा सिस्टम है ये। तो व्हेन अ फोटोन ऑफ suitable frequency incident a metal surface, photo electron is emitted from it. It is the frequency of below a threshold frequency V naught in the surface. The photo electron is emitted from the photon of frequency V, और V जो आपका बड़ा होगा V naught से। The kinetic energy of the emitted photo electrons H V minus B naught, the photoelectric stopped by the applying potential V naught called the stopping potential, and the anode the maximum kinetic energy of the photoelectron Km ये सब दिया है। The experimental graph between V naught and the V are the, यहाँ पे मेटल is shown figure, this is straight line of the slope, this is graph, and ये आपका रहा, यहाँ आंसर देना है। ये तो लिखा है, ये एक थ्योरी लिखा है यहाँ पे, आंसर आपको इतना देना है, इतना क्या लिखा है यहाँ पे। पहला क्या आपको जवाब देना था कि द स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स ऑब्टेन फॉर 2 मेटल्स, ये आपको बताना था। अगला कोइंसाइड ईच अदर, और अगला क्या लिखा है यहाँ पे, एक मिनट, कुछ यहाँ पे शायद ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है मुझे लगता है ना, ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है आई थिंक ये। तो यहाँ पे आपको ये पहला क्वेश्चन दिया है और ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे द स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स ऑब्टेन फॉर 2 मेटल्स, तो इसमें बताना था आपको कौन सा सही है। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट ऑफ द, बताओ इसमें कौन सा सही है। अगला द इंटरसेप्ट ऑन वी एक्सिस वी नॉट, और यहाँ पे क्या लिखा है ग्राफ और रिस्पेक्टिवली, इसमें बताओ कौन सा सही है। तो ये कुछ आपके इस तरह थे जो आपको जवाब देने थे, जो आप अच्छे से पढ़े होंगे तब दे पाएंगे। नहीं तो ये हो सकता है कि अगर आप पढ़ाई अच्छे से नहीं किए होंगे तो हाँ बोल सकते हैं कि पेपर टफ था, लेकिन अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, सही से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, तो पेपर आपका टफ बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और सोच लो फिर केमिस्ट्री का पेपर तुम लोग का होने वाला है ऐसे ही, तो पेपर आपके ऐसे ही आ सकते हैं, इसीलिए आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगला देखते हैं नेक्स्ट। व्हेन द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज डबल और हाउ मेनी इन टाइम इट्स नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बिकम रिस्पेक्टिवली दिस ऑप्शन एंड, इसमें से कोई एक सही होगा जिसमें आप टिक लगाना था, और इसमें भी एक सही था आपका, कोई आप टिक लगाना था एक। और यहाँ पे एक 30 नंबर क्वेश्चन है, पहले प्लेट कैपेसिटर, आपका पहला चैप्टर से इलेक्ट्रिसिटी से है, कैपेसिटर चैप्टर से, अगर वहाँ से आप पढ़े होंगे तो इसका जवाब आप दे सकते हैं। अगला यहाँ पे भी ऑप्शनल टाइप है, तो यहाँ आप देख लेना। आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर भी आपका ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आप पढ़ लेना सही से। और यहाँ पे तो लिखा है कि मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज पहले प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस सी द न्यू वैल्यू ऑफ इट्स कैपेसिटेंस बिकम्स। तो एक कैपेसिटर के बीच में रखते नहीं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के को, फिर निकालते हैं उसके अलग अलग मीडियम को, तो ये उस टाइप का क्वेश्चन था, बस आपको आप यहाँ आंसर देना था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि आ थिन पेंसिल, देखो यार, लेंथ f/4 प्लस कॉन्सिडिंग विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर ऑफ द फोकल लेंथ, ये भी आपका क्वेश्चन है रे ऑप्टिक्स का, एंड रे लाइट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टिव ए बी, ये भी रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। ये भी इतना, ये आपका यहाँ से लेके 31 का ए और बी, ये आपका रे ऑप्टिक्स से ही पूछा गया है। ओके बच्चों, ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद द शेप ऑफ ये स्मॉल कनेक्टिंग वेयर आर रेडियस ऑफ राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 15 न्यूटन प्रति कूलम। देखो यहाँ पे क्या दिया है, 5 नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपका भी देखो ये वाला थ्योरी बेस है, और ये वाला आपका थोड़ा डेरिवेशन मतलब ये वाला है, और ये वाला आपका जो है न्यूमेरिकल बेस है क्वेश्चन। और यहाँ पे भी आपका लिखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन सरफेस एंड क्लोज सरफेस, इसके बारे में आपको बताना था। एंड ड्रॉ एलिमेंट्री सरफेस वेक्टर डी एस स्फेरिकल सरफेस एस और डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये जो आपका क्लोज सरफेस है और ये ओपन सरफेस है, ये आप पढ़े होंगे गॉसेस थ्योरम, तो उसमें उन्होंने यूज़ किया ना, तो क्लोज लूप के बारे में, क्लोज सरफेस के बारे में, उसके बारे में बताना था आपको सिंपली, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे 33 है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ फोर्स एक्टिंग इन करंट कंडक्टर, और यहाँ पे दूसरा, तीसरा, और यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं ना, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस यूनिफॉर्म। यहाँ पे एक क्वेश्चन था आपका नैनोमीटर में, शायद वो क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं है इसमें, शायद मैंने भी छोड़ा। यहाँ पे एक था, यहाँ पे डबल स्लिट वाले पे क्वेश्चन, ये देखो रहा, ये रहा, इस क्वेश्चन को लोग करते हैं।
क्योंकि हम कब से बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं ना, आपको करके नहीं बता रहे। एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि इसका जो वेटेज है क्वेश्चन का क्या है, कैसा था ये। तो यहाँ पे क्या लिखा है ये कि लाइट कंसिडरिंग ऑफ टू वेवलेंथ 600 नैनोमीटर एंड 400 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ क्या है पहला, लेमडा 1 इक्वल टू 6, क्या लिखा है यहाँ पे 600 नैनोमीटर, तो 600 नैनोमीटर। अगला क्या है यहाँ पे 480 नैनोमीटर, यानी लेमडा 2 कितना है 480 नैनोमीटर, ये चीज़। अगला देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि यूज द ऑप्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर, है ना, यानी जहाँ पे आपका स्क्रीन रखा है वो कितना दिया है भैया 1 मीटर दिया है, यानी जो स्मॉल डी की वैल्यू है वो आपका 1 मीटर है। ओके, इतना ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्या लिखा है कि अवे फ्रॉम द स्लिट्स विच आर 1 नैनोमीटर अपार्ट, तो जो दूर रखा है स्क्रीन से इसकी दूरी जो होती है डी स्मॉल, वो आपका है 1 नैनोमीटर, ये 1 नैनोमीटर है आपका। फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, ये आपका होता है टू वेवलेंथ एंड नैनोमीटर एक्सपेरिमेंट द स्क्रीन प्लेस दिस, क्या निकाला यहाँ पे, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज द स्क्रीन फ्रॉम द, ये आपका फ्रिंज विथ का फॉर्मूला होता है बीटा स्क्वायर लैम्डा डी अपॉन डी, और हमको निकालना है कि डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज, यानी एन इक्वल टू 3 पे निकालना था ये चीज़। तो बीटा इक्वल टू जो आपके सामने ये फॉर्मूला लिखा है, ये फ्रिंज विथ का फॉर्मूला है लेमडा, तो पहले निकालो बीटा 1 यानी लेमडा 1 डी आपका स्मॉल डी, ये बनेगा, मतलब लेमडा 1 कितना है 600 नैनोमीटर इंटू स्मॉल डी कितना है आपका 1 मीटर। ओके, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ना हम लोग यूनिट के साथ लिखते हैं, क्योंकि इसमें ना बहुत सारा भी कटने वाला है। नैनो मीटर इंटू दिस इज 1 मीटर एंड अपॉन में 1 नैनोमीटर, इतना ठीक है 1 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर से 2 नैनोमीटर कट जाएगा, और यहाँ पे आपका आएगा 600 इंटू 1 मीटर को ना एक काम करो, तो यहाँ पे फ्रिंज विथ होती है चौड़ाई वो mm में होती है, बहुत छोटी होती है ना, बहुत छोटी होती है, तो mm में इसको लो, mm में 1 सेंटीमीटर आपका होता है 10 mm, कितना होता है 10 mm, और हमको निकालना है 1 मीटर में कितने mm होते हैं, ठीक है 1 मीटर में कितने mm होते हैं, तो यहाँ से आपका ये बनेगा 10 की पावर -2 मीटर 1 सेंटीमीटर, तो ये आपका बनेगा 10 mm, यानी ये आपका हो जाएगा 1 मीटर इज चेंज, यानी 10 की पावर -2 mm, यानी ये आपका बनेगा ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो ये 10 की पावर 3 mm बनेगा भैया, यानी ये आपका बनेगा 10 की पावर 3 mm के पास। तो कुछ इस तरह से आपका ये आएगा पहला वैल्यू, आप इसको सोल्व कर लेना, जो आपका होगा बीटा 1, और इसी फॉर्मूले पे आप लगा लेना बीटा 2, ऐसे लगा लेना आप बीटा 2, और आपके सामने बीटा 2 निकाल लेना और बीटा 1 निकाल लेना, फिर जो आंसर आएगा उसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अगला जो पूछा यहाँ पे कि फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कोइंसिडेंस, तो यहाँ पे क्या करना नहीं कुछ, बस यही कि जो यहाँ पे दिया है ना इन दोनों के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है, तो आपको एलसीएम करना आता होगा, एलसीएम कर देना यहाँ पे 600 का एलसीएम कर देना 400 से, जो आएगा यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका था पूरा सीबीएसई बोर्ड फिजिक्स का पेपर, और ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, आसान था, बस आप सोच सकते हो कि केमिस्ट्री का पेपर कैसे आ सकता है। अगर आपको आसान लगा हो तो ठीक है, केमिस्ट्री की तैयारी में लग जाओ, और एनसीईआरटी का जो बुक है उसी से तैयारी करना, बिल्कुल भी डरना नहीं है। थैंक यू सो मच।